दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जिस एसआईआर के मामले चल रहे थे और जिस पर लंबे समय से करीब 2 महीने से सुनवाई चल रही थी और कोर्ट बार बार अपनी सुनवाई में इस बात का जिक्र करने से नहीं चूक रहा था कि अगर एसआईआर में कुछ भी गलत पाया गया तो वो उसे खारिज करने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लेगी। इस तरह का बयान, इस तरह की बातें जस्टिस सूर्यकांत ने कई मौके पे कही। जब भी एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उस पर चर्चा शुरू हुई तो सूर्यकांत, जो जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने मौके मौके पे याचिकाकर्ताओं को ये भरोसा दिलाया कि अगर एसआईआर में कुछ भी गलत पाया गया या जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि जो मृत लोग हैं उसे जिंदा दिखाया जा रहा है और जो जिंदा लोग हैं उसे मृत दिखाया जा रहा है, अगर इस तरह की कोई भी खामी पाई जाती है तो वो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो जो लोग बिहार में इस बात से डरे हुए थे कि किसी न किसी वजह से उनका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा, उन्हें इस बात का भरोसा हो रहा था कि अगर एसआईआर में गलती हो रही है तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और मौके आने पे चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह जरूर दिखाएगा। लेकिन जिस तरह से गुरुवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ऐतिहासिक रूप से बिहार में जरूरी थी। करीब 107% जो वोटों का और वयस्क नागरिकों का अंतर है वो बढ़ चुका था, इसलिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी थी। उन जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान के साथ ही ये साफ हो चुका है कि बिहार में एसआईआर जो चलाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, अब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। वैसे फेरबदल तो उसी वक्त इस पर रोक लग गई थी जब चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करने के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर मामला चल रहा था उस मामले की हवा निकल गई, क्योंकि जब एक बार चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी, इसका मतलब है कि जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने फाइनल किया है करीब 7,42,00,000 लोगों का, वही वोटर लिस्ट फाइनल रहा है और इसी वोटर लिस्ट से चुनाव होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के तहत जो मामले चल रहे हैं अब उसका वैचारिक या नैतिक आधार पे कोई धरातल नहीं बचा है। अब महज ये औपचारिकता भर है कि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग डेट दिए जाते हैं, जैसे 9 तारीख की डेट दी गई थी और इसमें आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट दे दिया गया। फाइनल वर्डिक्ट ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्यक्रम बिहार में शुरू किया था वो पूरी तरह से जायज है, उसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। और इस तरह से चुनाव आयोग जो बार बार कह रहा था, अपनी दलीलें पेश कर रहा था कि एसआईआर बिहार में जरूरी है, उसके इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से मुहर लग गई है कि एसआईआर जरूरी था। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 2.5 महीने से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये क्यों कहा जा रहा था कि अगर एसआईआर में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो वो इसे खारिज करने या पूरी प्रक्रिया को रद्द करने से नहीं चूकेंगे। इस दौरान योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो या तमाम जो याचिकाकर्ता, इन्होंने कई तरह के सबूत पेश किए। तमाम ऐसे भी लोगों को पेश किए गए जिन्हें मृत दिखाया गया चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में, वो लोग जिंदा थे। ऐसे लोगों को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया कि देखिए ये महोदय, ये लोग जिंदा है और उनको वोटर लिस्ट में मृत दिखाया गया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो जाती है, ये भी मान्य कर लिया जाए। लेकिन जब प्रशांत भूषण लंबे लंबे लिस्ट लेकर घूमने लगे और बताने लगे कि उनके पास 70, 80, 90 लोगों की लिस्ट हैं जिसे वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, जिन्हें मृत दिखाया गया है वो जिंदा है, इसके बावजूद इस दलील को नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार बार कहा, करीब 4 मौके पे ऐसा है लगा जैसे कहा गया कि आप आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे शामिल करें।
ताकि जो लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल होने का आसानी से मौका मिल जाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की इस दलील को, इस आदेश को चुनाव आयोग की तरफ से यह कह के खारिज किया गया कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए वो इसे 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब चौथी बार सुप्रीम कोर्ट में यही मसला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आदेश देते हुए चुनाव आयोग को कहा कि आपको आधार कार्ड को 12वीं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे शामिल करना ही होगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी इस बात को मान लिया कि वो 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे शामिल करेंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनों धरातल से जो जानकारी सामने आई, उसमें ये जानकारी सामने आई कि जिस भी बीएलओ ने इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को आधार बनाने की कोशिश की, उनको काम से बाहर कर दिया गया या उन्हें काम से उपेक्षित करके ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। यानी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका धरातल पे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही उसको आदेश को माना गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे लेकर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे लाइन खींच दी कि वो जो कर रहा है एसआईआर के तहत वो जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश किए गए थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने साफ तौर से कई मौके पे कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें वो चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति के या संस्था के हस्तक्षेप को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में दखल ना दे। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई तरह के बयान दिए गए तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर में तमाम तरह की जो गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है उसे लेकर सख्त है और वो इसे लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर सकता है। और इसकी बार बार इस तरह का आभास कराया गया, बार बार इस तरह का भरोसा दिलाया गया कि अगर एसआईआर में कोई भी गड़बड़ी है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और सुप्रीम कोर्ट इससे लेकर एक कोई सख्त आदेश दे सकता है। इस भरोसे में तमाम याचिकाकर्ता और देश भर के नागरिक, खास करके बिहार के ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। तमाम तरह की प्रक्रियाएं हुई, तमाम तरह की विवेचनाएं हुई, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि चुनाव आयोग द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो जायज है, सही है, ऐतिहासिक तौर पे सही है और उसके कामकाज में हस्तक्षेप करना गलत होगा। यानी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जिस 2 महीने से भरोसा दिला रहा था जिस बात का, वो भरोसा अचानक से 9 अक्टूबर को टूट गया। यानी एसआईआर को लेकर जिस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई गई, जिसमें तमाम तरह की खामियां चुनाव आयोग के बारे में जो याचिका करता है और जो तमाम लोग हैं उन्होंने सामने रखी, पत्रकारों ने अपने वीडियो बनाकर दिखाए, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की खबरें सामने आई कि कितने लोगों के नाम है लेकिन उनके एड्रेस नहीं है, कई लोगों के एड्रेस है तो उनके नाम नहीं है, कई लोगों के अलग अलग तरह की चीजें नजर आई। खास करके ये कहा गया कि बड़ी संख्या में कुछ खास क्षेत्रों से लोगों के नाम काटे गए हैं, इसके सबूत भी दिए गए। खास करके उन लोगों को पेश किया गया जिन्हें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत दिखाया था लेकिन वो जिंदा थे। लेकिन इतने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी सख्त आदेश नहीं दिया गया। बार बार ये कहा जताया गया कि अगर किसी तरह की बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में फैसला, मामला चल ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की घोषणा कर दी। जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की घोषणा कर दी, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा यह मामला महज औपचारिकता बनकर रह गई, क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी किसी तरह का वर्डिक्ट नहीं दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ मामला चल रहा था और दूसरी तरफ 2 कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीख घोषित कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बैठा रहा और चुनाव आयोग ने 2 कदम आगे बढ़ाकर यह दिखा दिया कि वो जिस एसआईआर के तहत जितने वोटर लिस्ट बने हैं
फाइनल हुए हैं उसी के आधार पे चुनाव कराएगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। ये सीधे तौर पे मैसेज गया है। अब सवाल ये उठता है कि वही चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश भर में एसआईआर चलाया जाएगा, यानी इसके बाद बंगाल, तमिलनाडु और जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके साथ ही पूरे देश भर में एसआईआर चलाया जाएगा। तो एसआईआर जब पूरे देश भर में चलाया जाएगा और बिहार के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि वो इस मामले में दखल नहीं दे सकता है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से जब देश भर में एसआईआर चलाया जाएगा उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की दलील इसी तरह की रह सकती है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगी और चुनाव आयोग जिस तरह की प्रक्रिया अपना रहा है वो जायज है, वो सही है। यानी आने वाले समय में लाखों वोट लोगों के जो वोट के अधिकार है वो खत्म होने वाले हैं और उनके पास अपील करने का तो अधिकार होगा, लेकिन ये निश्चित मान के चले कि उसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। यानी चुनाव आयोग जिस नाम को फाइनल करेगा, जो वोटर लिस्ट फाइनल करेगा, वही फाइनल रह जाएगा और उनकी जो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लगी थी वो इस बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। यानी चुनाव आयोग आने वाले समय में जब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगी तो लाखों वोटर के नाम चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है उससे कट जाएंगे और उसके बाद उनके पास अपनी नागरिकता साबित करने, अपने वोटर अधिकार को पाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस भरोसे के लिए बना हुआ था या जिस भरोसे के साथ लोग उसकी तरफ देख रहे थे वो भरोसा कहीं टूट गया है? क्या इस भरोसे को बनाए रखने की जरूरत थी? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कुछ सख्त निर्देश देकर या कुछ जो तथ्य पेश किए गए, जैसे योगेंद्र यादव ने जिस तरह के तथ्य पेश किए और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही योगेंद्र यादव के तर्क की तारीफ की गई थी, उसका मान रखा जाता और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सख्त निर्देश दिए जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में जो भी चुनाव आयोग करेगा वो आखिरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इस मामले में इस तरह के बयान आने के बाद समझ लीजिए कि पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।